नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। और हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं फाइनेंस के फंडे, जिसमें कि हम आज बातचीत करने वाले हैं कि इस गिरावट के मार्केट में आपको अपने पोर्टफोलियो को बचाना कैसे है। और इसके साथ ही हम ये भी बातचीत करेंगे कि ये जो मार्केट है, इस मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, क्या आपका सही सिनेरियो है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस टाइप की इन्वेस्टिंग आपको करनी चाहिए। तो चलिए, इसके लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र सिंह, स्मॉल केस मैनेजर एंड फाउंडर ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टिंग। सर, स्वागत है आपका। Thank you. Thank you for having me here, please. सर, सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगी कि मार्केट में जो हम करेक्शन का फेज देख रहे हैं, तो क्या हम ये मान लें कि अब जो बुल रन चल रहा था वो खत्म हो गया है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। बुल रन इसको हम स्ट्रक्चरली बुल रन बोलेंगे। और उस बुल रन के दौरान छोटे छोटे टेक्निकल ड्रॉडाउन्स या यूं कहिए करेक्शंस भी होंगे। तो मोर और लेस अगर आप इसको काउंट करते हैं कि अगर बुल रन आपका 15 साल का है या 20 साल का बुल रन है, और उसमें से कोई 6 महीने 8 महीने या एक साल अगर फ्लैट या हल्का सा नेगेटिव भी जा रहा है, तो हम उसको यूं नहीं कह सकते कि ये बुल रन खत्म हो गया। इट इज गुड एंड हेल्दी। ये बुल रन के लिए भी अच्छा है, हेल्दी है कि उसको छोटी करेक्शन बीच में मिल जाए, वो थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा मार्केट एक जगह रुके, समझे, अपने आप को संभाले, सांस ले, और फिर अगली रन के लिए अपने आप को रेडी करे। सो स्ट्रक्चरली मुझे नहीं लगता इसमें कोई कमी आई है। स्ट्रक्चरली हम पहले भी स्ट्रांग थे, आज भी हैं, और मुझे लगता है अगले 15 साल कहीं नहीं, वो इंडिया की नहीं। जी सर। सर, वैल्यूएशन कंसर्न्स की बात करते हैं। अब तक सब लोग कह रहे थे कि मार्केट में वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं, वैल्यूएशन ऐसी है, इसके इतने पी मल्टीपल्स हो गए हैं, अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब तो हम करेक्शन देख चुके हैं, अच्छी खासी करेक्शन। इनफैक्ट करीबन निफ्टी में भी 10% तक की करेक्शन हम देख चुके हैं। ऐसे में आपको अब ये जो वैल्यूएशन है, ये कैसी लग रही है और कहाँ अट्रैक्टिव लग रही है? देखो, एनी वैल्यूएशन उसको हम फेयर मान लेंगे जब हम कहते हैं कि एवरीवन सेज, हर आदमी बोलने लगता है कि हाँ अब हम फेयर वैल्यूएशन पे। फेयर वैल्यूएशन पे अगर आप इंडेक्स वाइज भी अपने आप को देखेंगे, तो निफ्टी अभी जाके मैं बोलूंगा कि स्लाइटली ओवर वैल्यूड अभी भी बोल सकते हो आप। स्लाइट ओवर वैल्यूएशन, जो कि ठीक है। आपकी ग्रोइंग, आपकी जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, तो उतनी आपकी कमांड होनी चाहिए, प्रीमियम कमांड होना चाहिए। बट उस प्रीमियम को पे करने के लिए भी कोई ना कोई बायर होना चाहिए। अगर हम बाकी इंडेक्सेस की बात करें, जैसे नेक्स्ट 50 कहें या मिड कैप कहें या स्मॉल कैप कहें, तो उनकी वैल्यूएशन अभी भी हाई है। मिड कैप की स्पेसिफिकली कहीं ज्यादा हाई है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 की कुछ दिन पहले तक अच्छी खासी हाई थी, अभी वो भी और कहीं स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, लेकिन मिड कैप अभी भी ओवर वैल्यूड है मान लो। तो वैल्यूएशन पर से को अगर आप देखेंगे, तो उसको ही आप अलग अलग जोन्स में एक बार बांट लीजिए कि निफ्टी 50 मेन इंडेक्स नाउ कमिंग टू इट टर्म्स 20 का 21 का वैल्यूएशन पे वो आ रहा है। 20 का मल्टीपल एक अच्छा मल्टीपल मान के लोग काम करते हैं या इन्वेस्टर काम करता है। लेकिन इस 20 के मल्टीपल में भी कोई एवरेज हर स्टॉक बराबर नहीं करेक्ट हुआ। कुछ स्टॉक आज भी बहुत एक्सेसिव हाई वैल्यूएशन पे बैठे हैं, और कुछ स्टॉक बिल्कुल ही सस्ते लेवल पे बैठे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बैंकिंग की अगर बात करें, तो बहुत सस्ता है। वहीं आप अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सॉरी, अपना कैपिटल गुड्स की बात करें, तो वो बहुत महंगा है। सिमिलरली, जो लोअर टू हायर साइड का बैंड है इस समय, वो हेट्रोजीनियस बैंड है, होमोजीनियस बैंड नहीं है कि जहां सारे एक मिलती जुलती सी वैल्यूएशन में स्टॉक या सेक्टर आ जाए। कुछ सेक्टर अभी भी हाईली ओवर वैल्यूड है। टिपिकली अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, या टू एन एक्सटेंट कैपिटल गुड्स, या टू एन एक्सटेंट आप ये केमिकल बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड था, या एक तरीके से ऑटोमोबाइल भी एक ओवर वैल्यूड जोन में चला गया था। ये सारे सेक्टोरल हैं जो पूरी मार्केट को ही ओवर वैल्यूएशन जोन में लेके चले जा रहे हैं। अगर इसी को आप पीएससी इंडेक्स से देखें या बैंकिंग इंडेक्स से देखें, या और बहुत सारी कंपनीज हैं विच आर इनटू लॉन्ग साइक्लिकल बिजनेस, उनकी वैल्यूएशन अभी भी ठीक है या और करेक्ट होके अच्छे हो गए। सर, इस मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो इस मार्केट में जैसे कि इन्वेस्टिंग की दो स्ट्रैटेजीज कही जाती हैं, मानी जाती हैं, तो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग। हम अभी किस मार्केट में हैं? हाँ, हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग से ग्रेजुअली फॉर अ टाइम बिंग हम अभी क्वालिटी और वैल्यू की तरफ ध्यान देने लगे हैं, एटलीस्ट फॉर दिस क्वार्टर ओनली। अब मुझे नहीं लगता ये कितना लंबा चल पाएगा।
Last 24 months have been primarily ग्रोथ इन्वेस्टिंग था या मोमेंटम इन्वेस्टिंग था, आप उसको यूं कह सकते हैं। बट अभी थोड़ा सा जब ये झटका लगा है जी। निवेशक को, इन्वेस्टर को, और उसको रियलाइज हुआ कि हमारी मार्केट के लिए सारे पिलर्स जरूरी हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, रिटेल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तो मुझे लगता है कि अब हल्की हल्की क्वालिटी की बातें, हल्की हल्की वैल्यू इन्वेस्टिंग की बातें या वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढने की बातें होने लगी हैं, विच इज अ हम्म। गुड साइन। ये एक मेच्योरिटी का साइन है एक मार्केट के लिए, कि हम एक तरफा जो के चल चल पड़े थे या दौड़े जा रहे थे उस रेस में, जो कि एंड ऑफ द डे ऐसे ही एंड होती है, एक जी। हैवी अच्छी ड्रॉडाउन और करेक्शन के साथ जो एंड होती है, विच इज 10%, आई बिलीव इज अ फेयरली डिसेंट करेक्शन। तो वहां तक आते आते ये रुकना था, और अब अगर वैल्यू की बात करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात होने लगी है, क्वालिटी की बात हो रही है। जिन्होंने पिछले 3 साल में कुछ खास करके नहीं दिया इतना खास, इफ आई लुक एट टेक्निकली एट them, लेकिन वैल्यू में भी क्या जो एग्जिस्टिंग वैल्यू प्लेयर है वो आगे के बुल रन के लिए वो बनेंगे कि प्लेयर नहीं बनेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। हम हम्म। सोचते ऐसा है कि एशियन पेंट्स को अगर हम क्वालिटी एज वेल एज वैल्यू इन्वेस्टिंग मान के चले, क्या ये अगली बुल रन का लीडर होगा? या टू एन एक्सटेंट आप एलएनटी को मान के चले, या टू एन एक्सटेंट जो पुराने बुल रन के स्टार्स रहे हैं, क्या वो हम्म। कंटिन्यू करेंगे? फॉर इवन टू दैट एक्सटेंट एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक की बात कर ले आप, तो निफ्टी 50 के इंडेक्स की हम और उसी के कंस्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, ये क्वालिटी में भी क्वालिफाई करते हैं और वैल्यू में भी इस समय क्वालिफाई कर रहे हैं। बट अगर हम इनको ले भी लेते हैं तो हम्म। आर दे रेडी फॉर द नेक्स्ट रन, और दे वुड बी हेल्पिंग अस टू अचीव न्यूअर हाइट्स इन अनदर 2 years, 3 years, 5 years? वो अभी देख ही रहे, कंtemplate हो रहा, बट मोर और लेस यस, वैल्यू और इन्वेस्टिंग की बातें होने लगी है, और हर निवेशक को उस पर ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी सर। सर, तो जैसा आपने कहा कि अब जो आने वाला समय होगा मार्केट के लिए, उसमें जो स्टॉक्स जिनकी हम फॉर अ रेफरेंस बात कर रहे थे, क्या वो स्टॉक्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं? तो ऐसी कौन सी थीम आपको लगती है जो आने वाले समय में एक बुल रन की पार्टिसिपेंट बन सकती है? और दूसरा कि मार्केट क्या अब दोबारा से जो हम 26,000 का लेवल देख चुके हैं, क्या उस लेवल में फिर से जब वो बाउंस बैक आएगा जब भी, तो क्या वो बाउंस बैक फिर से उतनी तेज़ी से आ पाएगा जैसे हम पहले चल रहे थे? तीनों क्वेश्चन को अलग अलग डील करते हैं। जी। फर्स्ट है कि नई थीम्स कौन सी होगी, सेकंड है 26,000 को ये फिर से ब्रीच करेगा, और थर्ड है वो स्पीड ऑफ ब्रीच या स्पीड ऑफ रिकवरी। फॉर श्योर 26,000 को ये अपने करंट जो प्रीवियस हाई उसको तोड़ेगा, आगे भी जाएगा, बट टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में करेगा, तो थोड़ा सा हम इसको, कुछ ग्लोबल इवेंट्स के कारण हम ऐसा करते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि हल्का सा डिले कर सकता है। ग्लोबल इवेंट्स की बात हो रही है, हम्म। ग्लोबल इवेंट्स है और हमारी अर्निंग है दो। हमारी अर्निंग्स, हमें पता है कि सितंबर हमारा क्वार्टर काफी स्लो काइंड ऑफ अ क्वार्टर रहा, बिकॉज इलेक्शन ईयर का इम्पैक्ट और वो सारी चीजें इसमें आ गई। उसके बाद अगर आप इस पूरे साल को भी देखेंगे तो ये पूरा साल इलेक्शन ईयर था। बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के इलेक्शन रहे इस साल। स्टार्ट विद आप रशिया से शुरू हो जाइए, इंडिया आ जाइए, और फाइनली कोरिया, जापान, दोनों उन इकोनॉमीज में भी इलेक्शन रहे, और फाइनली हम यूएस से क्लोज कर रहे हैं, जहां एक एक ऑल टुगेदर डिफरेंट आउटकम निकल के आया। और इट वाज अ सरप्राइज, बट यस, ट्रम्प हैड एज अ ट्रम्प के जो है उनके ट्रम्प 2.0 का वर्जन सामने आया। इस इतने बड़े इवेंटफुल ईयर में हम सस्टेन कर रहे हैं, या 10% का ऑन इंडेक्स बेसिस ग्रोथ ले रहे हैं, और हम्म। सस्टेन भी कर जाएंगे, बहुत बड़ी बात आप मान के चले। और इसी इवेंटफुल ईयर में हमारे दो लॉन्ग वॉर्स भी हैं, एक इसराइल और फलस्तीन वाला, और दूसरा यूक्रेन रशिया वाला वॉर भी हमारा कंटिन्यूड। जी सर। राइट, अगर हम इन सारे फैक्टर को काउंट करते हैं और सीक्वेंशली अगर हम बात कर लें, अभी के लिए अब नवंबर में, मिड ऑफ नवंबर में आ गए हैं, या एंड ऑफ नवंबर, 2/3 ऑफ नवंबर हमने कंज्यूम कर लिया। आफ्टर 15th ऑफ जनवरी जनरली पूरा वर्ल्ड जो है वो एक छुट्टी के माहौल में चला जाता है, क्रिसमस हॉलीडेज हम उनको मान लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब तक वो सारे ऑफिस को रिज्यूम करते हैं या पूरा पॉलिसी मेकिंग ऑफिस आता है, तो मिड ऑफ जनवरी हो जाता है।
हम्म। इस साल जब वो सारे ऑफिस आएंगे तो दे विल आल्सो हैव अनदर न्यू इवेंट विच इज ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प अपना ऑफिस संभालने वाले हैं 20 ऑफ जनवरी को। जी। जब वो ऑफिस संभालेंगे और उनको 1-2 महीना जो अपना एडजस्ट होने में, अपने नॉमिनीज को हर जगह डालने में, हालांकि वो फीलर देने लग गए मार्केट को हल्का हल्का, उसका एक फील आने लग गया है अब कि मैं किसको कहाँ डालने वाला हूँ। ही इज ऑल्सो टेस्टिंग वाटर्स, लास्ट टाइम जैसा वो नहीं चाह रहे, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। और फरवरी में हम खुद एक बजट में सेशन में चले जाते हैं एज अ कंट्री, एज अ मार्केट। तो आप इस विंडो को तो ऐसा मानिए कि अगर हम यहीं भी रुकते हैं और फर्दर करेक्शन नहीं करते या ज्यादा करेक्शन नहीं करते, तो ये हमारी बहुत बड़ी विन होगी। क्योंकि मुझे लगता है दिसंबर हमने कुछ 21,000 के आसपास क्लोज किया था लास्ट ईयर का। हम्म। और इस साल अगर हम 23,000 को भी क्लोज करते हैं तो हमारे पास एक अच्छा 12% के आसपास का जो है, ये 11% के आसपास का रिटर्न आ जाएगा ऑन ए मार्केट लेवल। जबकि अर्निंग्स जो है उतना अच्छा है इसको अभी नहीं दिख रही। लास्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी थीम्स ऐसी इसमें निकल के आने वाली? थीम्स में देखिए, अभी सो फार फाइनेंस तो काफी टाइम से स्लो है। फाइनेंस में चाहे हम बैंकिंग मान लें या एनबीएफसी मान लें, अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसी थीम्स हैं जो इन बिटवीन पॉप अप कर रही है। जैसे हेल्थ केयर में, खास करके हॉस्पिटल चेन्स में एक अच्छा हमें अट्रैक्शन देखने को मिला। और सेकंड, मुझे लगता है कि इंडिया में जो डिमांड है ना, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा निकल के आएगा। अब हम, जैसे एनवीडिया के को फाउंडर की इंडिया विजिट थी, तो वहां से एक अच्छा आइडिया आपको ये लगेगा कि इंडिया में डेटा सेंटर का मार्केट कितना है, हमारे पास कितने डेटा सेंटर हैं, और हमें कितने और चाहिए। हम्म। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अगर हमें एआई को एक्सपोर्ट करना है, तो जो कंप्यूटिंग नीड्स हैं हमारी, वो ट्रिमेंडस है। मुझे लगता है 3 साल 5 साल तक उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम होगा, तो जाके हमारी कंप्यूटिंग नीड्स पूरी हो पाएंगी। सो दिस इज वन थिंग। सेकंड, जब डेटा सेंटर्स बनेंगे तो कनेक्टिविटी थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर और थ्रू द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। थर्ड, आपने न्यूज में भी अभी देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वर्सेस और जो बाकी टेलीकॉम कंपनीज है, वो एक टॉपिक पे आजकल ज्यादा बातें कर रहे हैं, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन बैंडविड्थ एलोकेशन। ये एक इमर्जिंग थीम बनेगा, इमर्जिंग फील्ड बनेगा। इसके अराउंड ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स और नेटवर्क कनेक्टिविटी देंगे, ये बनने हम्म। वाला है। सो हेल्थ केयर, डेटा, कम्युनिकेशन, ये। और अगर अगर सब कुछ एज प्लान जा रहा है तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विल आल्सो नॉट ट्राई एंड कम अप, बट अभी अभी के लिए उसके थोड़े से जिस जिस रेट ऑफ ग्रोथ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो शायद थोड़ा स्लो हो गया उसका। एंड विद महिंद्रा के जो नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, हम उससे भी कुछ ट्रैक्शन का हम आइडिया लगा पाएंगे। और अगर कोई थीम हमें लग रहा था कि अच्छी करेगी, तो कंजम्पशन था, बट जिसका कोई खास हमें देखने को नहीं मिला। सो इट हैज गिवन अस अ काइंड ऑफ अ सॉरी फेस। वो अगेन एक सेकुलर ग्रोथ ही शायद देगा। तो बाकी नंबर्स का भी आइडिया नहीं है, दिवाली का फेस्टिवल सीजन किसका कैसा गया। बट स्टिल वी आर इनटू फेस्टिवल, क्रिसमस तक हमें पता भी लग जाएगा कि कैसे नंबर है। बट मुझे लगता है कि ये 3-4 थीम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यस, कैपिटल गुड्स को बिल्कुल नहीं भूलना है। वो थोड़ा सा महंगा होगा, फिर सस्ता हो जाएगा, फिर चल पड़ेगा। उस कैपिटल गुड्स में हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी मान के काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक इमर्जिंग फील्ड होना चाहिए, जो चाइना प्लस वन में पुराने टाइम से चला है। तो मेरे ख्याल 4-5 थीम्स हाथ में होना और स्टॉक सिलेक्शन करना एक एक अच्छी चॉइस बन जाती है, एक आम निवेशक के पास, एक कॉमन इन्वेस्टर के पास। बिल्कुल सर। और सर जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो इस वक्त जो विजिबिलिटी है वो लार्ज कैप्स में हमें नज़र आ रही है, लेकिन क्या आपको मिड कैप्स में भी इस वक्त मौके नज़र आ रहे हैं कि मिड कैप्स में आपको ज़्यादा स्कोप नज़र आ रहा है इन कंपैरिजन टू द लार्ज कैप्स? मिड कैप प्राइमरली, ऐसा मैंने आपसे ओपनिंग में भी बात किया कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ओवर वैल्यूड है ये हमारे हम्म। हाथ में अभी। और लार्ज कैप भी बाय शेयर कंपल्शन के एफपीआईज का मेजर स्टेक जो है लार्ज कैप में ही था, तो वो बेच के गए तो सस्ता लगने लगा। बट अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, और एक तरफ अगर आप लार्ज कैप को प्लेस करते हैं, एक तरफ आप मिड कैप को या स्मॉल कैप को प्लेस करते हैं, हम्म। अपॉर्चुनिटीज हो सकता है आपको लुक्रेटिव लार्ज कैप में लगे, स्टेबिलिटी भी नजर आए, बट परसेंटेज ग्रोथ की बात जो हम करते हैं, क्वांटम ऑफ ग्रोथ, वो मिड कैप में ही ज्यादा होगा।
अगले आगे आने वाले टाइम। सो यहाँ आपको वो क्वालिटी एंड वैल्यू वर्सेस ग्रोथ के बीच का डिसीजन लेना है। मुझे लगता है कि प्रेजेंटली मिड कैप महंगा है, बट हम्म। जैसे ही 2 क्वार्टर निकलेंगे या 3 क्वार्टर हम निकलेंगे, मुझे लगता है कि मिड कैप जो है वो अपनी ग्रोथ के कारण जल्दी ही या ग्रेजुअली सस्ता होता रहेगा साथ साथ, यानी कि उसकी अर्निंग्स बढ़ती रहेंगी, और इसीलिए वो जो करंटली जो महंगा है वो सस्ता होने लग जाएगा साथ साथ। तो ऐसा मेरा फील है उसको लेके, मिड कैप को लेके, क्योंकि वहाँ जो अभी अगर मिड कैप 150 की भी बात करते हो, तो वहां अगर आप पूरा लॉट उठा के देख रहे हो, दिस इज ऑल फ्रेश ब्लड देयर। पिछले हम्म। 2 बार जब से इंडेक्स रिफ्रेश हुआ है, 31 मार्च और 30 सितंबर में, आप देखें तो मिड कैप इंडेक्स इज द बेस्ट एंड आई वुड से कि यंगेस्ट लगता है सारे इंडेक्सेस में। तो वहाँ के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिसिपेंट सारे यंग है, एनर्जी है, और उनकी थोड़ी सी अप्रोच मॉडर्न है, और वो आई वुड से कि वो जेंजी वहाँ इकट्ठा हो गया है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। बिल्कुल सर। तो सर जेनजी के लिए आपकी कोई एडवाइस? हाँ, जेंजी के लिए मेरा ऐसा है कि देखो, फेज सारे होंगे मार्केट में। अगर आप पिछले 1 साल में मार्केट में आए या 2 साल में मार्केट में आपने बुल रन देखा, अभी आप थोड़ा सा करेक्शन भी देखेंगे। ये बियर का पार्ट नहीं है, बुल का ही स्लाइट करेक्शन है। हम्म। सो आप इसमें सस्टेनेबिलिटी बना के रखें, यानी कि एकदम से ज्यादा पैसा लेके इसमें ना घुसने की कोशिश करें। आप एक मंथली आप अपना SIP या एक फिक्स अमाउंट उसमें डालते रहें। एक अच्छा आप अपना हेल्दी कॉर्पस बनाने की कोशिश करें। इंटेंट ये कि आप एक दिन में अमीर नहीं बन सकते। इंटेंट ये है कि आप ग्रेजुअली अगर करेंगे तो अमीर आप बड़े जब बनेंगे तो आपको पता भी लगेगा कि मैं इतना आसानी से बन गया। कि आप किसी चीज पे प्रेशर ना दें, पैनिक ना हो, और ओवरबोर्ड भी ना जाए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये स्टॉक 4 महीने पहले 1500 रुपए का था, आज ये 900 रुपए का। नो, दिस शुड नॉट बी योर क्राइटेरिया। ये आपका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। आपका क्राइटेरिया बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं इस सेक्टर में ग्रोथ देखता हूं, तो मुझे इस सेक्टर को मैंने पहले चुना। इन कंपनीज के बारे में मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया, तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ ये 10 में से 4 कंपनियां मुझे पसंद आई। चाहे वो अभी महंगी लग रही हैं या सस्ती लग रही है, थोड़ा 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 करके आप बिल्डअप करेंगे तो ये आपको ज्यादा इसमें बेनिफिट नजर आएगा। बिल्कुल सर। और सर एक आखिरी सवाल रहेगा कि अगले साल में, आने वाले कैलेंडर ईयर में, आप कितने परसेंटेज ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से? मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर हम डबल डिजिट में होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर शुड बी इन डबल डिजिट। आई वुड से डबल डिजिट मींस नॉट 10%, हम 11, 12, 13% के अराउंड, और इसके बियॉन्ड भी हम कुछ सेक्टर्स में जाने वाले। टिपिकली मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फंडेड जो केपेक्स इंफ्रा है, वहां हम ग्रोथ बहुत अच्छी सस्टेन करके देखेंगे। जैसे लेटली अभी मुझे लगता है कि मझगांव के भी रिजल्ट आए हैं, तो 22% का उसका क्वार्टर ऑन वो प्रॉफिट मार्जिन आए। सो विच इज अगेन बहुत अच्छा आंसर उसका, ये आउटपुट आपको देखने को मिला। जो लेगेड सेक्टर है, जो सेक्टर अभी पिछड़ रहे हैं, और जो हैवी वेट्स हैं, उनको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा मशक्कत करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा मशक्कत इन द सेंस, खास करके FMCG को, या टू एन एक्सटेंट आप बैंकिंग को मानिए। थोड़ा सा इनोवेशन, थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करना, थोड़ा सा कंज्यूमर के नजदीक जाना, अगर ये सब वो कर जाते हैं अगले 2-3 क्वार्टर्स में, तो उनके लिए भी रिजल्ट बड़े अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंजम्पशन को वापस आना पड़ेगा, और हम्म। कंजम्पशन वापस आने के लिए सेंटीमेंट्स एकदम से ही चेंज होंगे। अभी मुझे लगता है कि जॉब ग्रोथ जिस दिन से हम देखना शुरू कर देंगे, हम्म। उस दिन से हमारे सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। जॉब ग्रोथ में मैं कैंपस से सेलेक्ट हुए फ्रेशर्स को भी मान रहा हूँ, हम्म। एग्जिस्टिंग सेट की भी मैं अर्निंग्स की ग्रोथ मान रहा हूँ। ये जब हमें मिलने को दिखेंगे या दिखने लगेंगे, तो सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम इन्फ्लेशन को किसी तरीके से, महंगाई दर को, मुद्रास्फीति दर को अगर हम कंट्रोल कर जाएं, बिकॉज ये बैक टू बैक जो है, हमें लग रहा था कि सॉफ्ट हो रही है, बट फूड इन्फ्लेशन ज्यादा हाई देखने को मिली। तो ऐसा मुझे लगता है कि वंस ये जैसे ही सारा इलेक्शन सीजन खत्म होगा, और हम्म।
हम लोग वैसे ही कुछ क्रिएट मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगे इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, तो मॉर्गेज वहां से हमारा जो बैंक इंटरेस्ट रेट है या जो बेंचमार्क रेट है वो भी थोड़ा कम होगा, ऐसा मेरे को फील आता है। बट ये थोड़ा सा डिस्टेंट है, डिस्टेंट इन द सेंस के 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर के अराउंड हम बात करें, इमीडिएट पे मुश्किल है। बिकॉज अभी जो ग्लोबल इम्पैक्ट्स हैं, या व्हाट विल मिस्टर ट्रम्प इन हिज 2.0 वर्जन डू, ये काफी कुछ अभी मार्केट के ऊपर हावी है। सो एवरीवन इज कंtemplating, किसी के पास कोई राइट आंसर, रॉन्ग आंसर नहीं है। हर आदमी उसको एडजस्ट करने में लगा है कि कैसा होगा, तो देखते हैं। मतलब मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर तो हम इसी में बिता देंगे, और उसी दौरान अगर हमारे कंपनीज ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो Q2 Q2 FY25 अगर हम बात करें, तो वहां से हमें बहुत अच्छा नतीजा देखने को मिलना चाहिए। जी सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, और हमारे दर्शकों को और स्पेशली जेनजी को ये अच्छी सी एडवाइस देने के लिए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि हम फिर से आपके साथ हाजिर होंगे ऐसा ही एक और प्रोग्राम लेकर अगले एपिसोड में, और उसमें कुछ और नई बातचीत करेंगे, कुछ और ऐसी चीज़ें लाएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते या फिर आपको जानने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप हमें कॉमेंट करके इस एपिसोड के नीचे लिख सकते हैं, ताकि हम उस टॉपिक पर भी बातचीत करें। तब तक के लिए आप देखते रहें जागरण बिजनेस।